नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हसन ओज, मेडिकल ऑफिसर कराची यूनिवर्सिटी। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सुबह सुबह उठ के अगर मैं जिम जाती हूँ और मैं रात को फिर भी लेट सोती हूँ और मैं रात को फिर भी बहुत सारी चीज़ें खाती हूँ टीवी देखते हुए, क्योंकि मुझे चिप्स भी चाहिए, पॉपकॉर्न भी चाहिए, सारे मीठी मीठी सारी चीज़ें चाहिए, तो आप मुझे बताएं क्या ये ठीक रहेगा कि सुबह मैं एक जाके वो क्या आम अल्फाज में क्या कसरत कर रही हूँ और फिर रात को मैं ये सब कुछ कर रही हूँ? आदत से तो मजबूर है ना। हाँ नहीं, लेकिन देखें आप ये देखें कि वही वाली बात हो गई कि आप कचरा फैला रही हैं फिर झाड़ू भी खुद लगा रही हैं। तो वो वाली बात है कि और गंदगी ज़्यादा हो रही है, झाड़ू उतनी लग नहीं पा रही है। देखिए एक्सरसाइज के बाद तो रेस्ट तो उतना बनता है ना, वरना आपके सेल्स को टाइम नहीं मिलेगा रेस्ट करने का, आपके मसल्स को रीग्रो होने का टाइम नहीं मिलेगा प्रॉपर। तो और जो एक्सरसाइज के बाद रेस्ट मैंडेटरी है, वरना देयर इज नो पॉइंट। तो एक्सरसाइज तो आप जब कर रही हैं तो आपका रेस्ट भी और आपका साथ साथ उसमें इंटेक, फूड इंटेक एप्रोप्रिएट होना चाहिए, कैलोरी इंटेक एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जहाँ तक ये बात है जंक फूड एक्सरसाइज के साथ तो बिल्कुल नहीं जमता। ये तो समझे कि ये हराम करना होता है इंसान को अपने ऊपर, मतलब मेहनत जाया करने जी बिल्कुल, वरना वो फायदा नहीं उस कसरत का। कोई फायदा नहीं, मतलब सिर्फ आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो। जी, तो मतलब डिप्रेशन से तो आज़ादी मिलेगी, फेरोमोन्स रिलीज होंगे, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे जो बॉडी में अच्छे फीलिंग कराते हैं, आपके सेरोटोनिन डोपामाइन का लेवल मेंटेन रहेगा, ये चीज़ें इंसान को अच्छा महसूस कराती हैं। एक्सरसाइज अगर फिजिकली आपको बेनिफिट नहीं भी दे रही तो आपको मेंटली बेनिफिट दे देगी। लेकिन अगर आप फिजिकल एस्पेक्ट भी उसका देखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी टोन्ड रहे, शेप में रहे। अच्छा, हमारा मसला है कि हम अपनी बॉडी को हम फिट जिम जा रहे हैं तो हम फिट होने नहीं जा रहे हैं, हम अपनी बॉडी बिल्ड करने जा रहे हैं। अच्छा, बिल्ड मुझे समझ में नहीं आता वर्ड बॉडी बिल्डिंग। मेरे मसल्स इतने 16 इंचेस का होना चाहिए तो वो 18 इंचेस का होना चाहिए, बाइसेप्स और ये सब। ये चीज़ जो है ना बहुत ही सुपरफिशियल है। आई थिंक वी शुड गो डीप डाउन कि डीप डाउन हमारी हेल्थ स्टेमिना, हमारा जो है इंड्योरेंस है हमारी बॉडी की, वो कैसी है, जो कि यूजुअली लोग योगा से ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, मेडिटेशन से ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। मैंने देयर वाज दिस जो है एक स्टडी हुई थी जिसमें ना ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे बॉडी बिल्डर्स के भी, और जो एक्सरसाइज फुटबॉलर्स जो होते हैं जो स्पोर्ट्स इस तरह के स्पोर्ट्स करते हैं, कार्डियो वाला, आपको यकीन ब्लड की वैल्यूज में फर्क था, हीमोग्लोबिन के लेवल्स में फर्क था, प्लेटलेट्स के लेवल में फर्क था। इनके प्लेटलेट्स सबके 2.5 लाख से कम आ रहे थे। हीमोग्लोबिन लेवल वो नहीं था, उतना एप्रोप्रिएट नहीं था। उधर जो स्पोर्ट्समैन थे जो हैवी कार्डियो स्पोर्ट्स कर रहे थे, उनका माशाल्लाह अच्छा था। तो ये मैं समझता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग इज अ सूडो एक्सरसाइज, काइंड ऑफ इट मेक्स यू लुक गुड, but it doesn't make you as much healthy as the cardio exercises does. अच्छा, अब थोड़ा सा हम इस तरफ आ जाते हैं कि जो पहले का लाइफ स्टाइल था और अब का, उसमें चेंज बहुत ज़्यादा आया। अच्छा, जब चेंज आया तो फिर हमें हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा हुए। अब क्या समझते हैं कि चेंज तो खैर कहते हैं कि ज़रूर आना चाहिए, पर अच्छा पॉजिटिव चेंज नहीं आया। बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, जिसके बाद आप अगर देखें कि हम रात की नींद नहीं लेते, हमारी स्किन ख़राब हो रही है, हमारे बाल ख़राब हो रहे हैं, हमारी सेहत ख़राब हो रही है, हम सुबह उठते हैं हमारे सर में दर्द है, हम एक्टिव नहीं है, हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि हमने काम क्या करना है। तो हम अगर पुराने लाइफ स्टाइल को फिर से आज के दौर में लेके आएँ तो हम किस तरह से लेके आ सकते हैं आसानी से? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम अपनी जॉब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो आप करें, लेकिन आप 10 बजे के बाद सो भी तो सकते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तहज्जुद के लिए जब उठें, उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर दें, उसमें क्या मजायका है? अगर आप दूध टेट्रा पैक ही लें, 2 गिलास लें, अंडे लें, आप खाना जो बर्गर वो खा रहे हैं घर में अम्मी ने जो बनाया, आलू कीमा बनाया, भले भले सब्जी सेम तुरई लौकी जो भी बनाया ये खाएं आप। सैलेड खा लें, एटलीस्ट खाना कुछ भी खा रहे हो साथ सैलेड तो खाएं आप। ये आर्टिफिशियल चीजें कब तक? जूसेस क्यों पी रहे हैं आप फ्रूट खाएं। आटा तक चक्की का नहीं यूज होता, सफेद आटा, क्योंकि खाया नहीं जाता वो चक्की वाला, क्योंकि उसका कलर और वो साइड एग्जैक्टली मजा नहीं आता। अरे यार, चक्की का आटा आपको कब्ज नहीं होने देगा, कॉन्स्टिपेशन। आजकल कौन सा पेशेंट है ओल्ड एज में जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार नहीं है? बच्चों को कॉन्स्टिपेशन। आप आटा ही आप सफेद आटा कर रहे हो तो आप क्या रबड़ तो खा रहे हो आप, तो बॉडी हो सके वो बॉडी कैसे डाइजेस्ट करेगी? तो हमारा आटे से लेके पानी हमारा बाहर का आता है, वो हम अब तो पानी जो कहते हैं पानी बोतलों में मिला करेगा, तो पानी हम बोतलों में वाकई पी रहे हैं। तो पानी उबाल के पिए, ये चीजें तो मेंटेन रख सकते हैं आप। अब देखिए हम उन चीजों से अब
हर चीज़ देखें, अब पानी आलूदा हो गया तो हमें इसको बॉईल करना पड़ रहा है ताकि हम बीमार ना हो, ये सब चीज़ें। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम करें, डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप मुझे ये बताइएगा, क्या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह है? अब आप देखिए, हर बच्चे को अगर फ्लू भी हुआ है तो उसमें भी डॉक्टर दे रहा है, छोटी से छोटी बीमारी है उसमें भी दे रहा है। मैं बच्चों की इसलिए बात कर रही हूँ कि बच्चों को हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो मैं बच्चों से स्टार्ट जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि एंटीबायोटिक जो है ना फरमाइशी प्रोग्राम बन गया है एक्चुअली। हाँ। पेरेंट्स खुद चाहते हैं या पेशेंट खुद चाहते हैं कि मुझे जल्दी ठीक होना है। हाँ। वाई? लेट द डिजीज टेक इट्स कोर्स। आपकी बॉडी को खुद फाइट करने दें। हाँ, जहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा है उधर एंटीबायोटिक डॉक्टर खुद दे देगा आपको। अच्छा, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ पर डॉक्टर्स चाहते हैं कि हमारी मार्केट वैल्यू बढ़े, हमारी एक दवाई से इतना फ़र्क है कि पेशेंट बार बार दौड़ा हमारे पास चला है, तो वो चाहता है एंटीबायोटिक। लेट द पेशेंट डिसाइड। ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप पेशेंट को काउंसिल करेंगे, भाई आपके लिए एंटीबायोटिक मौजू नहीं है, 3 दिन के बुखार रहे, 3 दिन तक सही ना हो, अगर नेचुरल रेमेडीज से, एंटी इन्फ्लेमेटरी से या पैराडोल से, देन वी शुड बी गोइंग फॉर द एंटीबायोटिक। लेकिन अगर पेशेंट कन्विंस नहीं है तो आप फिर दवाई दे दें, लेकिन पेशेंट को कन्विंस करना, काउंसलिंग करना एक डॉक्टर की जिम्मेदारी, लेकिन डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता, और डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स का नुकसान बता दूं आपको। मैंने एक पेशेंट देखा, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसे था, इकोलाई था, उसका बैक्टीरिया आइसोलेट हुआ, वो तमाम एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट था सिवाय एक एंटीबायोटिक के। अब वो एक एंटीबायोटिक मैं नाम नहीं लूंगा, तो एक एंटीबायोटिक अगर वो उससे भी रेजिस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या, वो इन्फेक्शन कभी खत्म नहीं होना, वो इन्फेक्शन उसकी जिंदगी भर रहता, उसी की वजह से उसकी डेथ होनी थी, उसी की वजह से। और आपको पता है बिल्कुल, में ऐसे अगर पेशेंट हो जहाँ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो, तो वी आर सपोज टू बर्न दैट बॉडी, हमें उस बॉडी को जलाना पड़ जाता है। तो आप ये सोचें आपने कितनी मुश्किल, क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर एंटीबायोटिक दे जा रहे थे, आप बैक्टीरिया को वो रेजिस्टेंट कर देते हैं। बैक्टीरिया को पता चल जाता है ये एंटीबायोटिक आएगी, मुझे इस तरह इससे फाइट करना है, वो उसका रेजिस्टेंट मैकेनिज्म बना लेता है। और हमारे यहाँ ड्यूरेशन क्या होता है, एंटीबायोटिक का प्रॉपर डोजेज नहीं दिया जाता, प्रॉपर ड्यूरेशन नहीं दिया जाता। अब मैं बोलूँ कि आप एक ये वाली एंटीबायोटिक ले लें इस डोज में, अरे यार आप नहीं, हैवी डोज नहीं दीजिएगा। अरे यार आप एडल्ट हैं, आपका वेट इतना है, आप 55 kg 60 kg, आपका ये डोज बनेगा, मुझे आपको यही डोज देना है। अगर आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है तो, और आपके साइड इफेक्ट्स के लिए मैं आपको और दवाई दे दूंगा साथ, लेकिन आपको ये डोज नहीं लेंगी तो बैक्टीरिया मरेगा भी नहीं पूरा, और वो रेजिस्टेंट भी हो जाएगा, अगली बार के लिए और ताकतवर हो जाएगा, ये दवाई भी असर नहीं करेगी। तो ये चीजें पेशेंट्स को निटी-गिटीज नहीं पता होती, उनको बस ये होता है अरे डॉक्टर ने तो इतनी हेवी दवाई दी, मेरी तबीयत खराब हो गई, ये डॉक्टर अच्छा ही हल्की दवाई देता है। उनको नहीं पता इन द लॉन्ग रन के क्या नुकसान हो रहे हैं। अब ये मेडिकल साइंस हम उधर पढ़ाने तो नहीं बैठ जाएंगे ना उनको, लेकिन ना वो समझ पाएंगे। लेकिन ये कि एक डॉक्टर का काम है कि पेशेंट से अपना ट्रस्ट डेवलप कराए और उनको कन्विंस करे कि नहीं, whatever I am doing, though it might be giving you some side effects, but it's for your health in the long run. आपको लॉन्ग टर्म अच्छा देखना होता है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो, हमें लॉन्ग टर्म अच्छा देखना है। अभी मुझे कितनी मुश्किलात हो, लेकिन अगर मेरी जिंदगी आसान हो रही है, उससे मुश्किलात कम हो रही है, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, तो वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। अच्छा मुझे बताइएगा, ये पहले जो है, पहले दौरों में, मैं पहले दौर जब कहती तो मुझे बड़ा लगता है कि हम दोनों मैं नानी और आप दादा बैठे हुए, हम बहुत पुराने दौर की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए कि पहले दौर में तो बड़े फ्रूट सब्जियों और इनसे जो है इलाज होता था और लोग उससे बड़ा अच्छा सही हो जाते थे। अभी भी लोग करते हैं, खांसी हो तो शहद खा लेते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत तो बचा है, कुछ ना कुछ हमारे पास बचा है अभी भी, ठीक है। पर वो जो एक टाइम होता था कि उस टाइम फलों और सब्जियों से हर चीज़ का इलाज और ये और वो सब कुछ कावे बना बना के आपको ठीक कर दिया जाता था। अब इन चीज़ों से हम दूर हो गए। क्या ये इस तरह की बहुत हैवी डोज ले लेके, एंटीबायोटिक ले लेके, अब ये हल्की चीज़ें हम पे काम नहीं करती, या हम फिर से अपने आप को वैसा बना सकते हैं, अपनी बॉडी को फिर उस तरफ ले जा सकते हैं कि अगर मुझे खांसी हो रही है तो मैं सुबह क्यों ना शहद ले लूँ, और मुझे अगर सर्दी लगी तो मैं क्यों कोई कावा ना ले लूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स अभी भी एडवाइस करते हैं ये सब चीज़ें, नेचुरल रेमेडीज जो टोटके जो होते हैं घरेलू, और ये चीज़ें हमारे यहाँ प्रैक्टिस भी की जाती हैं, ये बहुत कारआमद भी हैं, लेकिन कुछ जगह मिथ्स भी हैं। वो शुक्र है कि आपने ये सवाल किया, तो मैं लोगों की नॉलेज में इजाफा करना चाहूँगा। हमारे यहाँ क्या मिथ है, किसी को पस हो तो उसको बोलेंगे भाई दूध नहीं देना इससे, चावल और दूध से दूर, चावल और दूध से दूध, पस बन जाएगा, खांसी बढ़ जाएगी। नहीं होता ऐसा। अच्छा, मेडिकल साइंस ने अभी तक प्रूव नहीं किया। अच्छा ठीक है, अच्छा हो सकता है आगे जाके कोई रिसर्चेस ऐसी हो, तो लेकिन अभी तक की जो रिसर्चेस है उसमें तासीर, ठंडा गर्म तासीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेडिकल साइंसेस में। एक चीज बेचारा दूध बदनाम हो गया, ये तो हमारी मेडिकल ये हमारी मेडिकल जिसमें ठंडा गर्म सब कुछ लगता है। अच्छा, चावल जो है, चावल को आपने बिला वजह बदनाम कर दिया कि चावल नहीं खाओ। अब बंदा बीमार है, कुछ तो अंदर जाए उससे ग़िज़ा, नहीं चावल तो जाएगा ही नहीं। अब उसको रोटी खाने का नहीं मन कर रहा, उसको खाने में तकलीफ हो रही है, वो हल्की चीज चावल लेना चाह रहा है या दूध नहीं। आप अब इस तरह वो
जो है मैंगोज ना दो, दाने निकल आएंगे। हाँ। अच्छा, दानों का क्या ताल्लुक है, किन्हीं का ताल्लुक मैंगो से कहाँ से? हाँ। वो तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हाँ। मतलब हम ट्रिगर हो सकता है, फूड आइटम से ट्रिगर हो सकता है, लेकिन वो एक को होगा। आप सबके लिए कुल्ली तौर पे वो कुलिया नहीं बना सकते कि जनरलाइज नहीं कर सकते उस एक स्पेसिफिक केस को। नहीं, अक्सर मैंने देखा लोगों के दाने के लिए निकले हुए, इसने आम ज्यादा खा लिए थे और बारिश से पहले वाला आम खा लिया था। बारिश से पहले वाला, बारिश होती तो फिर तो दाने निकलते ही नहीं निकलते ये वाली तो तो बहुत सारी इस चीजें हैं तरह ना। की बहुत सारी मिल्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से वो जो है बर्न है, अब तो शुक्र शऊर आ गया कि वो पानी में नहीं डालना। अरे कोई भी बर्न हो याद रखें, उसको 20 मिनट्स तक पानी में रखें। अच्छा। कहीं कोई तेजाब से जले, चाहे वो किसी चीज से भी जले, गर्म पानी हो, कुछ भी हो, तेल से, कुछ से, उसको उस हिस्से को 20 मिनट्स तक पानी के नीचे रखें और कुछ नहीं करें। बाकी इलाज बाद में हो, क्योंकि अंदर स्किन बर्न होती रहती है। तो ये चीजें हमें, अब शुक्र है ये वाली चीज तो फिर भी मिथ से आगे निकल गई, लेकिन हमारी यहाँ ऐसी मिथ्स मशहूर है। अभी आपने सुनते होंगे बहुत सारी जगहों पे, अरे अस्पताल ले गए थे, डॉक्टर ने मार दिया, गलत इंजेक्शन लगा दिया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मतलब कोई डॉक्टर उसको तब से मैंने इंजेक्शन लगवाना नहीं उसको मैं अपनी मौत मरूंगी, मैं इंजेक्शन की मौत नहीं मरूंगी। ये है मतलब है, लोगों की सोच है। लोग कोई उसको मारने के पैसे मिल रहे हैं, मतलब डॉक्टर क्या इतना पागल है कि मतलब वो आप नहीं, आपको मारेगा क्या? आप कोई इंडियन स्पाई हो या आपको इस मुल्क की इतनी बड़ी शख्सियत हो कि आपको मार के कोई मेरे मुल्क का नुकसान करने वाला हो? इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों को गलत पेशेंट को इस सिचुएशन में लाते हैं कि वो उसकी एंड स्टेज होता है। हाँ। घर जो फिर लेके ही क्यों आए हो आप? घर में ही रखो अगर आपको सारा पता दिन है। आपने घर पे रखा हुआ और अब आप अच्छा, कितनी दफा ऐसा होता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है जो हम नहीं देखें, चीजें खराब होते देर नहीं लगती है। माई ओन ब्रदर डाइड विद डेंगी। अच्छा, डेंगी था, सही हो रहा था, पेट्रेट्स रिकवर करे थे, अचानक से तबियत ज्यादा खराब हुई और डेंगी में शॉक और डेथ हो गई 10 दिन में वेंटिलेटर पे। अच्छा, ये मेरे साथ 2010 का वाकया है। अच्छा। मैं उसमें मेडिकल स्टूडेंट था, मुझे भी सबने आके बोला अरे यार डॉक्टर अस्पताल ने मार दिया, डॉक्टर्स ने मार दिया। वो मैंने कहा नहीं, इसको किसी ने नहीं मारा, उसके नसीब ने मारा। Being a medical student, I knew the treatment is right. जो डॉक्टर को करना था वो कर रहा है। आप उसके नसीब को उससे नहीं लड़ सकते। उसकी अल्लाह ताला ने उसकी रखी हुई थी वो चीज उसकी। हाँ, तो आपको वो चीज जो है उसी हिसाब से देखनी होगी। Why should I be blaming? हमेशा हमें किसी को ब्लेम ही क्यों करना पड़ रहा है? आप उसको नसीब क्यों नहीं समझ लेते? अब उसके लिए अब ये इसमें कोई गलत जानबूझ के गलत ट्रीटमेंट करेगा? उसका तबीयत सही थी, तबीयत खराब हुई तो शॉक तो किसी वक्त भी हो सकता है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर किसी वक्त भी किसी के साथ हो सकता है। तो ये चीजें लोगों को नहीं समझ में आती हैं। मेरे पास डायलिसिस पेशेंट ऐसे आते हैं कि क्रिएटिनिन इतना बड़ा है, मैं मशवरा दे रहा हूँ कि भाई आपका डायलिसिस अर्जेंट जरूरत है। नहीं, मैं तो सांस भी सही ले रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल हट्टा कट्टा घूम रहा हूँ और जो है ये मुझे जादू हुआ है, मैं अभी करवाता हूँ, अभी सही हो जाएगा। एक ये जादू है जो बहुत मसला, जादू और नजर। हाँ, बस आपके सर में दर्द शुरू हो तो आपको नजर लग गई, आप खूबसूरत लग रहे थे तो आपको नजर लग गई, ठीक है? सिर्फ आप ही को नजर लग रही है, बाकी मुल्कों में लोगों को हमें तो लगती ही नहीं है नजर। हमें कभी किसी ने इस तरह से देखा ही नहीं कि नजर लगे। मतलब नजर ये सोच है, मतलब देखिए मैं ये नहीं कह रहा वहाँ पे है। हाँ, देखिए और चीजों में तो आगे बढ़ गए पर इन चीजों में नहीं बढ़े। रूहानियत होनी चाहिए और आप नजर बद से बचाएं, अल्लाह ने कुरान में आयत रखी हुई, वो सब चीजें। लेकिन उस जो सबब वो कॉज कर रहा है उसका एक साइंटिफिक इलाज भी तो करें। क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज नहीं किए थे? तो इलाज भी तो किए थे ना। बहुत सारी चीज़ों में शिफा है अल्लाह की। जड़ वो जो हम बता रहे थे कि लोग जो बूटियों का इलाज होता है, वो क्या जड़ी बूटियाँ ही जो दवाइयाँ उन्हीं से तो बनती हैं, उसका वो स्पेसिफिक कंपाउंड वो निकाल लेते हैं और उसको टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में आपको दे देते हैं। तो वही वो चीज़ होती है। उसमें जड़ी बूटी रॉ फॉर्म में आप पी रहे होते हो, उसका वो बना के, उसका कहवा बना के या कुछ भी। तो ये चीज़ें जिसको हमें समझना होगा कि जो है दवाइयाँ उसी से ड्राइव हो रही हैं जो हमारी हर्बल थी, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फलों से सब्जियों से इलाज करते रहे और ये सब चीज़ें इलाज इन सब से हो जाता है। और किसी चीज़ का किसी वक्त, लेकिन वो टैबलेट फॉर्म में क्योंकि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि फल खरीद सकें। इतने गुर्बत में कोई 250 रुपये किलो अनार खरीदेगा क्या? कोई 250 रुपये दर्जन कीनू खरीदेगा? कोई गरीब आदमी है तो नहीं करेगा। तो फिर यही होता है कि हम सेफ साइड पे ये कहते हैं कि और फल खाना रोजाना की बुनियाद पे बहुत मुश्किल है, तो मल्टीविटामिन इसलिए देनी पड़ जाती हैं। देखिए एक फिक्स्ड अमाउंट में विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसकी बॉडी में जाता रहे रोजाना। इसी तरीके से विटामिन ए, डी, ई एंड के जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एक दफा आपने कोर्स करा दिया तो वो कुछ अरसे तक रहेगा। ये सब चीजें हम क्यों, ये ट्रेडिशनल वैल्यूज उस वक्त जरूरत नहीं पड़ती थी। उस वक्त क्योंकि सब्जी उधर काश्तकारी हो रही होती थी, उधर ही आप
चीज़ें ले रहे हो। अब क्योंकि हम इतने दूर हो चुके हैं उनसे, तो हमें आर्टिफिशियल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में वो चीज़ें लेनी पड़ रही हैं। अब जिस तरह से सुबह हम नहीं उठते तो ये विटामिन डी का जो एक मसला चला हुआ है उसको किस तरह से आप कवर करते देखिए हो? विटामिन डी, क्योंकि सुबह तो हम उठते नहीं, धूप तो हम लेते धूप नहीं। ले नहीं हाँ। सकते उस तरीके से, और हमारे जो हम ड्यूटी आवर्स ही ऐसे होते हैं। विटामिन डी के मैंने देखा है कि अगर आप प्रॉपर एक्सपोजर आपका सनलाइट का है भी, जब भी लोगों को डिफिशियंसीज आ रही हैं, तो अच्छा। देयर मस्ट बी समथिंग इन आवर डाइट इन पाकिस्तान, जो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ हमारी विटामिन डी ड्रेन कर रही है, एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही है। अच्छा, विटामिन डी किन चीज़ों में होता है वो हमें देखना चाहिए। मछलियों में होता है कि हम मछलियाँ खाते हैं नहीं, उस तरीके से, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है कि हम उस तरह डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते खा हैं, पाते। नहीं ले पा रहे होते, जब लेंगे तो वो स्किन में एक्टिवेट होगा ना। तो ये चीज़ें भी देखनी होंगी हमें। तो विटामिन डी का सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन ये होता है कि आप इंजेक्शन 1 से 2 मंथ्स लगवा लें, तो उससे एटलीस्ट यू विल बी एबल टू हैव अ गुड फिजिकल वेलबींग फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। लेकिन विटामिन डी खवातीन के लिए बहुत अशद ज़रूरत है उनको, और ये कि बोलते हुए मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बुरा ही लग रहा है इनफैक्ट कि हमें आर्टिफिशियल मैनूवर्स पे जाना पड़ रहा है। मैं आपको आर्टिफिशियल तरीका ही बता रहा हूँ। हाँ। हाँ, लेकिन नेचुरली अगर हम दूध, अंडा, ये सब चीज़ें ये कर सब रहे चीज़ें हो, और ले लो। मछली खा रहे हो, कलेजी खा रहे हो, तो पहले तो आर्टिफिशियल ये सब नहीं कुछ होता। इसी सब चीज़ें सारी- पूरी हो जाती सारी थी। चीज़ें सुबह सुबह खेतों में उठ के औरतें निकल जाती थी बिल्कुल। और सारे अपने काम कर रही हैं। मर्द रात सुबह सुबह फजर के टाइम उठ के अपने काम करने काश जा रहे हैं, जा रहे वॉक हैं। करके दूर दूर तक, साइकिलों पे दूर दूर तक जा रहे हैं। अब वही साइकिल हमारे जिम में आ गई, जिसको जाके हम पैसे दे के देख हम लोग चला। सब कुछ कर रहे होते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? अगर सौदा लेना, बच्चे ने अगर दूर थोड़ा सा जाना है तो आप उसको बाइक ना दें, उसे कहें वॉक करो, ताकि क्योंकि अब आप देखिए कम उम्र में बच्चों को देखें कि कितने मतलब Heavy, फैटी heavy, और कितने अच्छा, और पेरेंट्स को होता है कि ना, जैसे कि वो बड़ा ये दुनिया को वावर करा रहे हैं कि हाँ अपने बच्चे का बड़ा ध्यान रखना है। जितना बड़ा मोटा, cute है। जितना बच्चा हैवी होगा, मोटा होगा, वो क्या समझते हैं कि हमने बच्चे का उतना ही ख्याल रखा है। अच्छा, कम उम्र आपने में बीमार कर दिया उसे। कम उम्र में अगर इतना हैवी बच्चा हो तो क्या वो डायबिटिक पेशेंट जी फ्यूचर बिल्कुल, में बन जी सकता है? उसके बिल्कुल, लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। आपने उसके फैट जो है, ये ट्रंकल ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, ये जो पेट का जो फैट होता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है कि इंसुलिन रिलीज हुई, इंसुलिन एक्ट नहीं कर सकती, रेजिस्टेंस आ गई, तो उसको ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ेगी। इस तरह एक वक्त आएगा पेंक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाएंगी, इंसुलिन उस तरह नहीं बनाएंगी, देन यू विल नीड आर्टिफिशियल इंसुलिन। और आप डायबिटिक पेशेंट, आपको 45 में होना था फैमिली हिस्ट्री की वजह से, तो आप 30 में हो जाएंगे, 32 में हो जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है सब? ये इसीलिए तो हो रहा है कि आप लोग जो है, आप बच्चों को तो मतलब वी शुड बी इंकरेजिंग कि यार वो जिसे लक्कड़ हजम, पत्थर हजम हम कहते हैं ना, वो वाले बच्चे आप बनाएं, उनसे काम करवाएं, उनको ये चबी बच्चे ना बनाएंगे घर में बैठ के मामा फीड्स मी ऑल द टाइम, वो वाले अरे मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, हालांकि बच्चा पहले ही 2 बर्गर खा के बैठा हुआ है। फास्टिंग करवाएं उससे। फास्टिंग कितना हमारे रमजान हमें मिलता है, अल्लाह की नेमत है। फास्टिंग करवाएं उससे, उसके जिगर में जितना फैट डिपॉजिट होता है वो डाइजेस्ट होगा, उससे ग्लाइकोजन हमारे स्टोर हुआ होता है वो यूज होता है इन दिनों में। तो फास्टिंग अल्लाह ताला की तरफ से एक मैकेनिज्म है कि जिगर पे जो चर्बी है वो घुल जाएगी। इन शॉर्ट में इसको आसान अल्फाज में करके बता रहा हूँ कि चर्बी घुलना, कि जो हाँ, देखिए वो ग्लाइकोजन वो स्टोरेज यूज होता है उससे फास्टिंग में, so that's very good। चलें जी, हमारा जो है शो का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेके आए। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम ऑनर्ड। जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 K21 न्यूज़ पे, जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।